जब हमने पिछले दिनों ये सुना कि एमडीकेट के एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, उस हवाले से हमने सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें सुनी तो हमने ये तवक्को नहीं की थी। इस मामले में भी हम बतौर कौम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। ये क्या है, ये भी डॉक्टर है, अच्छा ये भी बेटा डॉक्टर है, अच्छा ये भी डॉक्टर है, वो बेटी जो है ना वो अभी डॉक्टर बन रही है। हम हैरान किया, आइंस्टाइन के भी बच्चे अगर लाइन से आएंगे तो कोई तो फेल होगा, कोई तो उस प्रोफेशन में मिसफिट होगा। ये सारे कैसे फिट हो जाते हैं? अब जाके पता चला कि एक माफिया है। डाउ यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है वो अपना एक मौकिफ ये रख रही है और वो उस मौकिफ पे खड़ी हुई है, डटी हुई है कि जो सोशल मीडिया पर जो पर्चा लीक हुआ है वो गैस पेपर, जिसका आपने जो है जवाब भी दिया है कि भाई गैस पेपर इतना ज्यादा मैच कैसे हो सकता, तो वो उनका मौकिफ में कुछ तब्दीली आई। सिंध में 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके जो वाइस चांसलर्स हैं वो बहुत ज्यादा करीब हैं हुक्मरानों के। एक डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको 3 बार एक्सटेंशन मिल गया। दूसरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो भी आप जानते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो कौन है। मामला ये है कि एक मुनज़्ज़म माफिया है। एक फिक्स मैच खेला जाता है हर साल कि ये इस फलां हुक्मरान को ये सीटें दी जाएंगी, फलां को ये दिया जाएगा, उसको ये दिया जाएगा, उसको ये दिया जाएगा। डाउ यूनिवर्सिटी ने का मौक़िफ़ है कि भाई हमारे यहाँ से वो लीक नहीं हुआ। ये तो कन्फेस करें ना, आपके पास से जब गया है तो कहाँ लीक हुआ है बता दें आप हमें। करोड़ों रुपए बोली लगी है इस पेपर्स को बेचने के लिए, करोड़ों रुपए। रात को मुख्तलिफ जगहों पर फिक्स किया गया, स्टूडेंट्स को बिठाया गया कि आप पेपर देंगे, यहाँ आपको पेपर मिलेगा, सुबह मैच करेगा। इनको लग रहा था कि शायद कोई, चूंकि कोई बोलने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं, जैसे मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात में कोई नहीं बात करता, कोई बात नहीं करता, तो यहाँ पर भी कोई बात नहीं करेगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, सारे लोग एक जैसे हों, हमें कुछ भी होगा लेकिन हम बात करेंगे। तो हम तो हर जगह गए, हमने तो वो घंटा भी बजाया जो गवर्नर सिंध ने बनाया था। घंटी बजाई आपने गवर्नर साहब। गवर्नर साहब ने इस पूरे मामले में क्या किया? गवर्नर साहब घंटी शायद कोई अमीरों की सुनते होंगे, हम गरीबों की कहाँ सुनेंगे। तालीमी हवाले से जितने मसाइल हैं कंपैरेटिवली हम देखें तो ये सिंध में ही क्यों नजर आता? सिंध को आवाम को सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द अल्टरनेट। जैसे कराची के लोगों ने अल्टरनेट लेकर आए तो आज आप और हम सुकून से बोल रहे हैं, ना कि बोरियों में बंद हैं। तो अगर आप और हम इस वाइब्रेंट अंदाज से गुफ्तगू करते तो आज बोरियों में बंद होते। मैं सिंध के अवाम, जो कराची समेत सिंध के पूरे अवाम है, उनको कहूँगा कि जब आप अल्टरनेट पे सोचेंगे तो ये गवर्नेंस भी ठीक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएनएन पॉडकास्ट। मैं नवाजिश अली हूँ। कराची के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हम शख्सियात को मदऊ करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ये बहुत अहम तरीन मौजू है। कराची में जो एमडीकेट के हवाले से जो एप्टीट्यूड टेस्ट का इनेकाद किया गया है पिछले दिनों, उसमें संगीन बेकायदगियाँ सामने आई हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के शख्सियात की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है और क्योंकि ये बहुत अहम मामला है, मेडिकल का मामला है। आप सोचें कि अगर आने वाले दिनों में कोई एक ऐसे डॉक्टर के आप हत्थे चढ़े जो कि एमडीकेट के टेस्ट में जो है वो नकल करके पास हुआ है या किसी और ज़रिए से वो आगे गया है, तो पाकिस्तान में वैसे तो मेरिट का कत्लेआम होता है, लेकिन कम अज़ कम इस मामले पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी की जो शख्सियात हैं उनके रद्द-ए-अमल ने ये साबित किया है कि अभी हम थोड़ा ज़िंदा कौम हैं। और इस हवाले से मेरे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए एक नहायत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, बहुत वाइब्रेंट नौजवान हैं मैं उनको कहूँगा, और इस पूरे मामले के जो कानूनी पहलू हैं उनको देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज डैरी साहब, सीनियर लीगल कंसल्टेंट हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और इस पूरे मामले पर आपसे बात करते हैं। जब हमने पिछले दिनों ये सुना कि एमडीकेट के एप्टीट्यूड टेस्ट हैं और उस हवाले से हमने सोशल मीडिया पर जब जिस तरह की खबरें सुनी तो हमने ये तवक्को नहीं की थी, क्योंकि हम आदी तो मैट्रिक के इम्तिहानात और इंटर के इम्तिहानात में होने वाली बेकायदगियों और संगीन मसाइल के हैं, लेकिन इस मामले में भी हम बतौर कौम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। 22 सितंबर 2024 को असल में हुआ क्या था, थोड़ा अपने ज़बान बताइए। अब मुझे खुशी है कि मैं एक नवाज जो है वो नवाजिश की अदालत में पेश हुआ है और नवाज जो है वो नवाजिश चाहता है। तो बहुत शुक्रिया, आपने
अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और हम आपकी सहाफ़त की खिदमात से तो बखूबी आगाह हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर फ़ील्ड में भी रहे हैं और शेल भी खाए हैं और लाठियाँ भी देखी हैं और तमाम तर, लेकिन आपको हमने आगे आगे देखा है सहाफ़त के मैदान में, तो हमें बहुत खुशी है। मुझे वो गालिब का शेर याद आ रहा है ना कि इब्तिदाए रब्बे जलील के नाम से, जो है रब्बे करीम वो एक है, वो रहमान है, वही है रहीम, बहुत सखावत वाला है, उसकी ज़ात है अजीब, वही तो योमे हिसाब है गालिब। तो वही तो योम हिसाब है गालिब। तो अब वो जो गालिब वाला जो योम हिसाब है ना, मुझे लगता है कि एमडी केट में आ गया है और वो योम हिसाब होना ही है। ताकि मैं एक नवाज़ी साहब में परेशान होता था इस बात से और मैं हैरान भी होता था कि हम किसी के घर जाते थे, असर रसूख रखने वाले लोग, क्योंकि आप भी सहाफ़त में रहे हैं, हमारा उठना बैठना ख़याबानों के लोगों के साथ होता है, जो एलीट क्लास जो लीड कर रहे होते हैं। तो हम बैठे हुए होते थे तो गुफ्तगू चली रही होती थी कि एक पूरा एक लाइन आ रही होती थी कि ये क्या है, ये भी डॉक्टर है, अच्छा ये भी बेटा डॉक्टर है, अच्छा ये भी डॉक्टर है, वो बेटी जो है ना वो अभी डॉक्टर बन रही है। हम हैरान कि यार आइंस्टाइन के भी बच्चे अगर लाइन से आएंगे तो कोई तो फेल होगा, कोई तो उस प्रोफेशन में मिसफिट होगा, ये सारे कैसे फिट हो जाते हैं। लेकिन अब जाके पता चला कि एक माफिया है और वो एक साल पहले की बुकिंग कर देती हैं कि अगली सीटें किस किस को देनी है, कौन कौन लेगा, इतने पैसे हैं, इस तरह से आपको मिडनाइट को जो है वो पेपर मिल जाएगा और आप बैठें सॉल्व करें, सुबह को वही पेपर लगेगा, आप दें और आप 200 में से 200 मार्क्स लेके और आप सफ़े अव्वल में चले जाएं और मेडिकल कॉलेज में आपके लिए वेलकम करेगी और आप डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद आपको जो करना है वो कर सकते हैं। सूरत हाल यहाँ पर भी ऐसी हुई थी। मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट के सिलसिले में 22 सितंबर को ये ऐलान हुआ कि भाई आप आज मेला सजेगा पूरी सिंध में और जो होनहार तुलबा और तालबात होंगे वो मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे और हमारे लिए एक मुस्तकबिल के डॉक्टर्स बनेंगे और फिर हमारा इलाज करेंगे। हुआ ये कि 8 घंटे पहले मेडिकल कॉलेजेस एमडी कैट के 8 घंटे पहले समाजी मीडिया पर एक तूफान छा गया। मैं भी देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने देखा, हमारे सीनियर दोस्तों ने शेयर भी की चीज़ें, विटनेस की, पूरी दुनिया विटनेस है, एक बंदा विटनेस नहीं है। तो वहाँ ये हुआ कि पेपर शेयर हो रहा है, एक गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने तस्वीरें निकाली हैं और वो जो है वो शेयर हो रही हैं। तो हमने भी देखी को, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, इतने ज़िम्मेदार लोग हैं सिंध के हुक्मरान, इतने ज़िम्मेदार लोग हैं जो वाइस चांसलर्स होते हैं। कोई उन वाइस चांसलर बनने के लिए बहुत सारी रिसर्च पेपर आपको पब्लिश कराने होते हैं, पीएचडी करनी होती है, तो वो गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमने अपने आप को समझाया कि ठीक है, एज वेल ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल बोल के सो जाओ। हम सो गए। सुबह को ये हुआ कि जब हमने आँख खोली तो यही परेशानी थी कि उसका क्या हुआ, क्योंकि वकालत के साथ साथ एक सहाफ़त का बैकग्राउंड भी तो है ना। हमने उसका क्या हुआ तो जांच की तो वो एज इट पेपर मैच हो गया। अब जब मैच हो गया तो मैंने कहा यार ये जंग लगे हुए जो ज़मीर हैं यहाँ के लोगों के, वो उनको कौन झंझोड़ेगा, उनके सामने कौन सवाल करेगा। एक रेडी चलाने वाला जो बच्चा है, रेडी चलाने वाले बाप का बच्चा, एक केबिन लगा के और बिस्किट बेच के जो अपने बेटे को पढ़ा रहा है, वो मजदूर जो सारा दिन जो है वो एक कंस्ट्रक्शन का काम करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको कह रहा है कि आपको मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना है। वो जो एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जो है वो वालिद जो है वो अपने किस तरह से एक क्लार्क 9 ग्रेड का, 12 ग्रेड का, 11 ग्रेड का, 14 ग्रेड के बच्चे मुलाजिम जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो सारे सिस्टम में एक अचानक से बच्चे आएंगे जो कि आप छा जाएंगे और बाकी आप गरीब मिस्कीन का बच्चा वो बाहर ही रहेगा। बहरहाल फिर उस मामले पे हमने डबल चेक की कि क्या सिचुएशन है। यहाँ ओजा कैंपस, डाउ कैंपस बच्चों से मिले, फिर हमने पूरी सिंध में, चूँकि वो पूरी सिंध के लोगों के साथ न्याज़मंदी है, तो हमने वहाँ पर दोस्तों को कॉल्स किए, वो वकला दोस्तों को, सिविल सोसाइटी के दोस्तों को, सहाफ़ियों को। मैंने कहा यार ये सिचुएशन है, क्या है? उन्होंने कहा सर वहाँ पर भी तबाही है। पहली बात तो वहाँ एंट्रेंस के लिए कोई प्रॉपर कोई सेटअप ही नहीं था, फिर वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी बच्चों की, वहाँ लेट पेपर मिले हैं, उसके बाद वो मिसमैनेजमेंट लाड़काना में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, जहाँ जहाँ वो सेंटर्स लगे हुए थे,
फिर ये हुआ कि अचानक मेरे सामने एक लेटर नज़र आया कि लाड़काना की यूनिवर्सिटी ने एसएसपी को लिखा कि एसएसपी साहब, कुछ बच्चे जो है ना वो गलत बैठ गए, कैंडिडेट्स की जगह पर नहीं बैठे, कोई और मिस मैनेजमेंट हुई है, तो एक्चुअल कैंडिडेट की जगह कोई और बैठा है, तो लिहाजा इनकी एफआईआर काटें, फलां बंदा रिप्रेजेंटेटिव है हमारी तरफ से। वो लेटर मुझे मिला। मैंने कहा यार इससे बड़े ये क्या होगी कि मिसमैनेजमेंट हो रही है। फिर बच्चों से पूछा तो 185 क्वेश्चंस एज पर दी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ था कि 185 क्वेश्चंस जो है वो मैच हो गए। हम हैरान परेशान कि 185 क्वेश्चंस। आप मुझे बताएं, आपका कराची से स्कूलिंग है, मेरी कराची से स्कूलिंग है, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में गेस पेपर्स आज भी मिलते हैं। वो गेस पेपर्स में हम पूरा रट्टा लगा के भी जाते थे तो गेस पेपर्स में से 2-3%, 5 सबसे ज़्यादा कोई 20% मैच हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ पर 185 क्वेश्चंस मैच हो गए, जिसके बाद हमने ये मामला तमाम तर चीज़ें समाजी मीडिया पर रखी, दोस्तों के सामने रखी, और आहिस्ता आहिस्ता वो चलते गए, काफ़िला बनता गया। आज आप इस नतीज पर हम पहुँच गए कि सिंध हुकूमत ने ये कन्फेस किया ऑनरेबल कोर्ट में। मैं ये आपके पॉडकास्ट के निस्बत कहना चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने कन्फेस किया कि 40% क्वेश्चन पेपर लगाए, क्वेश्चन पेपर और जो पेपर वायरल हुआ ये 40% लगाए, मैच हो गया। तो मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि 40 से थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ी सी निगोशिएशन करते हैं, 90 पे आ जाएं आप। हमारा तो मौक़िफ़ 100 पर है, लेकिन हम नीचे आ जाते हैं आपके लिए, 90 पर आ जाएं। तो ये सिंध में मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। हु विल स्पीक ऑन दिस मैटर? तो ये सिचुएशन आई एमडी कैट के मामले पर और हमने फिर स्टैंड लिया। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो डाउ यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है वो अपना एक मौक़िफ़ ये रख रही है, और वो मौक़िफ़ पे खड़ी हुई है, डटी हुई है, कि जो सोशल मीडिया पर जो पर्चा लीक हुआ है, जो वायरल हुआ है, वो गैस पेपर है, जिसका आपने जो है जवाब भी दिया है कि भाई गैस पेपर इतना ज़्यादा मैच कैसे हो सकता है। तो वो उनका मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली आई है? देखिए, बात ये है कि नवाज़िश साहब, आप भी सहाफ़त के मैदान में एक बड़ा किरदार रहे हैं और हमने भी थोड़ी बहुत चीज़ों को जाना है। सिंध में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके जो वाइस चांसलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं हुक्मरानों के। एक डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको 3 बार एक्सटेंशन मिल गया। एक्सटेंशन पर हम सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन अब इस मामले पे कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। उनको पता है क्योंकि ये असर रसूख रखने वाला बंदा है। दूसरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो भी आप जानते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो कौन है। तो चले, उनका तो समझ में आता है कि बेंचेस पर साथ बैठे हैं, हमने साथ पढ़ा है, हम साथ पले बढ़े हैं, हम केडीए के मार्केट्स में खुद वो साथ घूमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने भी सुनी। इनके साथ क्या किया है हमें बता दें भाई। आप इनके ऊपर क्या, क्यों न्याज़मंदी इतनी है, इतना क्यों आप इनके ज़्यादा फेवर दे रहे हैं? मामला ये है कि एक मुनज़्ज़म माफिया है, उस माफिया में एक फिक्स मैच खेला जाता है हर साल कि ये इस फलां हुक्मरान को ये सीटें दी जाएंगी, फलां को ये दिया जाएगा, उसको ये दिया जाएगा, उसको ये दिया जाए, इस तरह से जो चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। बचती हैं 4-5 सीटें जिस पे आप मेरिट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अशराफिया के बच्चों के नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल लगाने के ये लगना चाहिए बस, और तो यही ऑब्जेक्टिव नजर आता है आपको? हाँ, इस वजह से सब होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। उसके बाद ये हुआ कि हम डाउ यूनिवर्सिटी के पास गए। होना ये चाहिए कि अगर जहां टेस्ट होता है, पीएमडीसी के रूल्स में मैं आपको खिदमत में रखना चाहूँगा, पीएमडीसी के रूल्स के मुताबिक आपको टेस्ट करनी है। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपको फौरी तौर पर की जो है वो अपलोड करनी है कि भाई ये इसका आंसर की है। आंसर की के बाद आपको क्या करना है, वो आंसर की जैसे ही आपने अपलोड की, थोड़ी देर के बाद आपको उसको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देना है कि ये जो पेपर था ना, ये हमने आपसे लिया था, ये पेपर लिया था और इसकी आंसर की ये है। आप बताएं, आपको शिकायत कोई है तो वो पोर्टल ओपन होगा, उसमें शिकायत करेंगे। हमने वेट करते रहे कि तो अपलोड हो गई, लेकिन क्वेश्चन पेपर कहाँ है, ताकि हम चेक तो करें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो हमें वायरल होता हुआ वीडियो और सोशल मीडिया पे चीज़ें मिल रही हैं, उससे मैच करता है या नहीं करता। हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। केपीके ने अपलोड कर दिया, पंजाब ने अपलोड कर दिया, लेकिन यहाँ से भी नहीं हो रहा। फिर हम गए डाउ यूनिवर्सिटी।
मेन कैंपस में गए, हमने कहा भाई हम शिकायत दर्ज कराने आए, ये लीगल नोटिस सर्व करने आए, लिहाजा सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमें ये जवाब दिया जाए कि ये क्वेश्चन पेपर A, B, C, D जो भी आपने लिया है वो हमें दें, ताकि हम चेक करें कि हमारा जो हम गलत हो सकते हैं, आप ठीक हैं, हमारा आपके लोगों के ऊपर, आपके ऊपर एतमाद है, क्योंकि हमारे टैक्सेस से आप आते हैं तो आप ईमानदार होंगे, इस वजह से हमें आप बताएं कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये ले जो पेपर वायरल है हम उसको मैच करते हैं, देखते हैं कि कितने परसेंट मैच होता है। तो हमें यह कहा गया कि यहाँ कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिस तहत आपकी कोई शिकायत वसूल की जाए। हमने कहा भाई हमारे पब्लिक ऑफिस है, ये हमारा राइट है कि यहाँ पर एक्सेस करें, हमें किसी से मिलवा दें। मतलब किसी से नहीं मिल सकते। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और सील कर दी गई है बिल्डिंग। अच्छा, हमने कहा यार सील तो इतनी ईमानदार लोग हैं, सील कर दी होगी। बिल्कुल। तो हम थोड़ी देर वहीं रुके तो कस्टोडियन ऑफ द असेंबली नजर आया हमें, कस्टोडियन ऑफ द असेंबली। तो हमने कहा ये कस्टोडियन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो यहाँ क्या कर रही हैं? तो मुलाकात हुई, मैंने कहा कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है, खैरियत है? पता चला कि कोई उनका अपना इंटरेस्ट है, कोई उस वजह से जो जा रही है वहाँ पर। फिर हमें कोई नजर आया को कोई सिटिंग सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी साहब 22वें ग्रेड के। मैंने कहा शायद इनको भी परेशानी हुई होगी कि पुलिस में लीक हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में आए होंगे। पता चला कि वो अपने कोई चीजों को सीधा करने आए हुए थे। हमने कहा भाई ये लोग आ सकते हैं, बिल्डिंग कह रहे हैं आप सील है, लेकिन हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हमारा सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमारा ये राइट है कि हम जाने के क्वेश्चन पेपर कौन सा आया है। तो रिसीव करने के लिए फिर हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर सईद कुरैशी साहब को कॉल मिलाई। मैंने कहा सईद साहब ये सिचुएशन है, आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके कोई बंदा आया, उन्होंने हमारी रिसीव किया और फिर हम रवाना हो गए। तो ये यहाँ तक ग्रीवेंस नोटिस हमने सर्व किया और फिर हमने लिटिगेशन की तैयारी की। अब आपका ठीक है, तो आप पूरे कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं, आप के ख्याल में इसमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल जो काउंसिल है उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, और आपने जो शिकायत थी जो आपकी शिकायत कब दर्ज कराई और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई अब तक? जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। पीएमडीसी के जो एक्ट है, उस पीएमडीसी एक्ट में लिखा हुआ है कि द पीएमडीसी may conduct the aptitude test or through the provincial level may be conducted। 18वीं तरमीम के बाद हम कहते हैं, हम सुनते हैं या हमें कि डिवॉल्व किया गया सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के मुताबिक। हुआ ये कि पीएमडीसी ने कहा तमाम सूबों को कि आप नॉमिनेट करें यूनिवर्सिटीज़ को जो कंडक्ट करवाएं। सिंध में जो है वो नॉमिनेट किया गया डाओ यूनिवर्सिटी को कि आप कंडक्ट करवाएं। सही है। माजी में थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू देना ज़रूर चाहूँगा कि ताकि आपके जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके भी नॉलेज में आए कि इससे पहले सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जिना, जिसको हम कहते हैं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने कंडक्ट किया था, आपको याद हो कि टेस्ट, वो टेस्ट भी बोगस निकला, वहाँ पर भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, वहाँ पर भी लीक हुए टेस्ट, जिसके बाद उस वक्त के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध थे जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आई थिंक जस्टिस वजीउद्दीन साहब उनका नाम था, जो केयर टेकर रिसेंटली, रजा बाकर, सॉरी जस्टिस रजा बाकर साहब, आई एम रियली अपोलोजाइज। तो उन्होंने जो है वो कन्फेस किया बीइंग अ गवर्नमेंट के हाँ बिल्कुल हुआ है और हम दोबारा कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। अब दोबारा कंडक्ट करवाने के बाद अगर नवाजिश साहब, अगर प्रेसिडेंट सेटल होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि हम आज भी बैठ के इस पर व्लॉग कर रहे होते और पॉडकास्ट कर रहे होते कि क्या हुआ है सिंध। हुआ ये कि दोबारा तो हुई, लेकिन वो जो कल्पिट्स थे ना, जो इसमें मुलविस थे, उनको बेनकाब नहीं किया गया आज तक। और हुआ ये कि दोबारा जो है वो कंडक्ट करवाने के लिए डाओ को कहा गया। डाओ यूनिवर्सिटी ने का मौक़िफ़ है कि भाई हमारे यहाँ से वो लीक नहीं हुआ, चलें कुछ सेकंड्स के लिए मान लेते हैं कि ठीक है आपके यहाँ से लीक नहीं हुआ। ये तो कन्फेस करें ना, आपके पास से जब गया है तो कहाँ लीक हुआ है बता दें आप हमें। लेकिन लीक तो हुआ है ना, सबसे पहले जो मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे ज़राए के मुताबिक कश्मीर में लीक हुआ है ये। अच्छा, हाँ वहाँ से लीक हुआ है ये पेपर, फिर मुख्तलिफ जगहों पर गया है। मेरी नॉलेज के मुताबिक लाड़काना से फिर लीक हुआ है और ये पेपर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जाता गया और फिर वायरल हो गया। करोड़ों रुपए लागत, करोड़ों रुपए बोली लगी है इस पेपर्स को बेचने के लिए, करोड़ों रुपए, और फिर करोड़ों रुपए दिए गए हैं, लेन देन हुई है। उसके बाद ये पेपर दिया गया है, रात को मुख्तलिफ जगहों पर फिक्स किया गया, स्टूडेंट्स को बिठाया गया कि आप पेपर देंगे, यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा, सुबह मैच करेगा। इवन ये भी हुआ है कि फलां क्वेश्चन का जवाब ये, फलां का जवाब ये, फलां का जवाब ये।
आप इतने देखें तो सही, ये किस तरह से इस मुनज़्ज़म माफिया ने पूरा काम किया है। लेकिन इनको लग रहा था कि शायद कोई, चूंकि कोई बोलने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं, जैसे मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात में कोई नहीं बात करता, कोई बात नहीं मतलब करता, तो यहाँ पर भी कोई बात नहीं करेगा। हमने करेगा। कहा ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों, हमें कुछ भी होगा लेकिन हम बात करेंगे। ठीक है। पिछले साल भी यही तमाशा हुआ था। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के जो करता धरता थे, उन्होंने FIA से राब्ता किया, उनसे दरख्वास्त की कि भाई ये हुआ है, आप इसके पीछे जो अनासिर हैं उनको सामने लेकर आए। उस पे कोई डेवलपमेंट हुई है? पिछले साल वाले मामले पे क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, पिछले साल भी हमने देखा हमने सुना, FIA ऑफिशियली तो वो मौक़िफ़ देगी, हमने सुना कि कुछ लोगों को गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन होने के बाद वापस हो गई, चले गए। कुछ लेटर्स मेरे पास भी आए थे कि सखर ने फलां को कॉल किए, ये लेटर देखें और इस पे हमें कानूनी राय दें। हमारे पास भी आया, कुछ डॉक्टर्स को कॉल किया था सखर FIA ने। उसके बाद हमने क्या किया, जब हम वहाँ पर भी गए ना, वो कहते हैं ना कि हमने वो तमाम तर जगहों पर भी गए जहाँ जाना हमें, एक शेर भी है मेरा ख्याल है, वो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, कि वो जहाँ जाना भी हमने गवारा नहीं समझा था। वो एक शख्स की खातिर औरों से भी मिलना पड़ता था। अब एरे गेरे से हाथ मिलाऊं किसके लिए? तो हम नए कपड़े पहनकर और नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्सी शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? तो हम तो हर जगह गए। हमने तो वो घंटा भी बजाया जो गवर्नर सिंध ने बनाया था। घंटी बजाई आपने गवर्नर साहब? गवर्नर साहब ने इस पूरे मामले में क्या किया? गवर्नर साहब घंटी शायद कोई अमीरों की सुनते होंगे, हम गरीबों की कहाँ सुनेंगे। हमने तो घंटा बजा बजा के फिर घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद भी हमें कहा गया कि भाई अब खुदा का खौफ करो, जाओ यार। हमने कहा, हमने सुना है गवर्नर साहब आते हैं घंटी बजाने पर। पूछा हमने, उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब जब मीडिया होती है तो फिर आते हैं ना, अभी तो आप अकेले खड़े हो। तो हमने कहा ये बात भी ठीक है कि हम तो मतलब आप वहां गए, आपने घंटी बजाई, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, गवर्नर साहब नहीं आए। गवर्नर साहब नहीं आए। अच्छा, फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा भाई गवर्नर साहब कहते हैं कि वो आप घंटी बजाओ, हम पहुंच जाएंगे। तो चलो नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा कोई मीडिया आ जाए तो फिर आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप का मसला क्या है? हमने ये सुनाया, सारा मसला, अपना दुख सुनाया। तो मुझे कहा गया कि ठीक है, आपको कॉल आएगी गवर्नर हाउस से। और वो कॉल आज तक नहीं आई मुझे। हमें कहा जाता है कि अवामी गवर्नर है। अवामी गवर्नर का मतलब ये होता है कि आपको कॉल भी ना आए, पूछा तो जाए कि हमारे दुख तो सुने जाएं। हम अगर हुक्मरानों से नाला हैं, तो हमने सुना था कि गवर्नर साहब बड़े अवामी बंदे हैं, मिलते हैं, और गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोला, दरवाजे आवाम के लिए खुले, आवाम के लिए खुले हैं। तो हम भी तो अवाम है ना, हमें भी कोई पूछे तो सही। लेकिन हमारा तो किसी ने कोई दुख नहीं सुना। और उसके बाद हमने हर जगह पे जाके अपनी दास्तान सुनाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और जिसके बाद हम जो है वो आगे गए। लेकिन हमने डायरेक्टर जनरल FIA को भी खत लिखा। अच्छा। डायरेक्टर जनरल FIA को खत लिखा कि DG साहब, आपके सेक्शन 2-3 आई थिंक गालबन, उसमें मेल प्रैक्टिस के हवाले से कि अगर कोई चीज़ होती है तो उस पर FIA इंक्वायरी कर सकती है। हमने कहा DG साहब, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारी बात सुने, कल्प्रिट्स को पकड़ें, ताकि ये जो प्रेसिडेंट है सेटल हो कि कल को किसी भी एंट्री टेस्ट में, ये MD कैट की नहीं, इंजीनियरिंग की हो, लॉ की हो, कोई भी टेस्ट हो, जनरल हो, उस टेस्ट प्रिंसिपल एक प्रेसिडेंट सेटल हो। लेकिन वो दिन और आज दिन ना DG FIA की तरफ से हमें कॉल आई, ना कोई FIA का कोई अमलदार हमने कॉल किया कि आपने कोई खत लिखा था, वो खत का क्या हुआ, या हमने हमारे पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या हमने कोई स्टैंड लिया है या नहीं लिया है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। फिर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश हुए। हमने कहा हम सारे प्लेटफॉर्म से होके आए हैं, लेकिन अब आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि हमें इंसाफ चाहिए। बहुत अच्छे, ये अच्छी एफर्ट आपने, ये तो जर्नी सी लग रही है। आप इधर गए, उधर गए, इससे बात की, उससे बात की, इसको लेटर लिखा, उसको लेटर लिखा। शुक्र है अदालतें तो हैं। अदालतें हैं, लेकिन आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने सुना है कि अदालतें भी नहीं रही। चले, ये तो मुस्तकबिल में बताएं, पता चलेगा कि इस 26वीं आईनी तरमीम के क्या फवायद और क्या नुकसान हैं। 8 लोग बैठ के फैसला करेंगे कि कौन फैसला करेगा तकदीर का उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये पूरे मामले के ऊपर एक कमेटी तो बनी, आप लोगों की तरफ से भी एफर्ट हुई और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की, सोशल मीडिया पे बहुत तूफान आया, मीडिया ने भी बहुत शोर किया। कमेटी बनी, क्या सिफारिशात पेश हुई वहाँ पे, और कमेटी को चेयर कौन कर रहे हैं? जी, कमेटी बनी। कमेटी ऑनरेबल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की हम बेंच के सामने पेश हुए।
सिंध हाई कोर्ट में हमने अपनी दास्तान सुनाई, तो मुझे इस बात की खुशी है कि किसी जगह पर भी हमें नहीं सुना गया, लेकिन यहाँ सिंध हाई कोर्ट ने हमें सीरियस लिया और सिंध हाई कोर्ट से मुझे इंसाफ की उम्मीद भी है। हमने जब अपना पूरा केस उनके ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा तो ऑनरेबल कोर्ट ने तमाम तर मुतल्लिका लोगों को नोटिस किए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं और साथ में पीएमडीसी के प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर्स, जहाँ जहाँ टेस्ट कंडक्ट किए गए उनके वाइस चांसलर्स को तलब किया गया, लॉ एंड होम सेक्रेटरी को तलब किया गया और तमाम तर जो ऑफिशल्स थे उनको सबको बुलाया गया। नेक्स्ट जो हियरिंग रखी गई हम उस पर भी फिर पेश हुए ऑनरेबल कोर्ट में और ऑनरेबल कोर्ट ने एक एक्टिव किरदार अदा किया और सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल। उन्होंने कहा पीएमडीसी के मतलब ये रिमार्क्स दे रही थी यस ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क्स थे, हाउ इट कुड पॉसिबल के केपीके में अगर 6% लोग 190 को से अबव हो जाते हैं, पंजाब में 8% हो जाते हैं, तो सिंध में 30% कैसे हो गए या 40% कैसे हो गए? सही है। इसका मतलब है कि आपने कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया है सिंध का, या सिंध में बहुत अच्छा एक मुस्कुराहट आ रही है, एजुकेशन स्टैंडर्ड सिंध में बहुत हाई है। तो हमने कहा, क्योंकि माजी में तो सुनते थे कि भाई अगर आपको दुनिया भर से लोग इलाज कराने सिंध में आते हैं, एक हुक्मरान की स्टेटमेंट थी, सक्कर के हुक्मरान की, कि आते हैं, तो हमने कहा चलो एजुकेशन लेने के लिए भी आते होंगे, अमेरिका से लोग आते हैं, तो हमने कहा दिल का इलाज कराने के लिए, दिल का इलाज कराने, तो दिल का मामला था, हमने कहा चलो दिल ही जाने। लेकिन हमने कहा चले अब एजुकेशन का भी हमें पता चला है कि यहाँ सिंध में लोग आते हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क्स थे कि हमें बताएं। पीएमडीसी बिल्कुल ब्लैकआउट, हमने कहा कि हमें पता ही नहीं है, आप इनसे पूछें, टेस्ट इन्होंने कंडक्ट किया। तो ऑनरेबल कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स थे कि आपका क्या काम है फिर। अच्छा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब आए और चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए मुझे मैं उस दिन से बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो आए और बड़े दिलेरी के साथ उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर ने मुझे बताया है कि 40% जो है वो क्वेश्चन पेपर और जो वायरल पेपर है वो मैच हो रहा है। अच्छा, हाँ, कन्फेस तो कन्फेस कर लिया कि हाँ हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 40% हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ हो रहा है। फिर उन्होंने कोई शायद आएँ बाएँ शाये करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी। मेरी ये गुजारिश है कि सेक्रेटरी साहब आपके लिए तो बड़े रिगार्ड है मेरे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद आप आएँ बाएँ शाये करेंगे, लेकिन बात आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे। मैं आपको गुजारिश करता हूँ 40 से थोड़ा आगे आएँ, 90 तक आएँ, 10% हम नीचे आ जाते हैं, तो 1% भी। ऑनरेबल कोर्ट में हमने इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक मिसाल दी, यूएई के एक मिसाल दी कि जहाँ पर अगर 5 बच्चे भी कहते हैं ना कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर जो है वो एग्जाम नहीं हुए और उन्होंने कुछ प्रूफ ला के दिए, तो कोई 90 लाख या कोई इतनी कोई तादाद में स्टूडेंट्स का दोबारा पेपर किया गया। अच्छा, हमने वो प्रेसिडेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे, हमने कहा यूएई में ये सिस्टम है, यहाँ इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर साइटेशंस दिए हैं, सिंध में बड़ा हमें प्रेसिडेंट्स नज़र आते हैं, ऑनरेबल कोर्ट दोबारा रिकंडक्ट कराने के लिए हुक्म करे। खैर, फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम कमेटी तश्कील देते हैं और कमेटी विल बी डिसाइड के क्या हुआ है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में CMIT चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की जो चेयरपर्सन है शीरीन नारेजो साहिबा को उसको चेयरपर्सन रखा गया। उसमें FIA की टीम मुरीद रहमू साहब जो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स को भी लीड करते रहे हैं माजी में, तो उनको भी रखा गया और उसी के साथ साथ PMDC का एक नुमाइंदा जो है वो शामिल था। FIA से जो है वो भी कंसर्न जो बंदे थे वो आगे थे और जिसके बाद उस पर फर्दर जो है वो केस को 26 आगे वाली डेट जो दी गई। इस सिचुएशन में मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा कि उस CMIT की जो टीम के सरबराह हैं, जो इस वक्त कमेटी की भी सरबराह हैं सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर हम पेश भी हुए, बच्चे पेश हुए, लेकिन बहरहाल बच्चों को पहले तो तड़ियाँ दी गई मुख्तलिफ तरीक़ों से कि भाई आप तो गलत हो, ये पर बच्चे उन्हें दीदा दिलेरी के साथ फैक्ट भी रखे और चीज़ें भी रखी और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो वही डॉक्टर्स आएंगे जो आपका इलाज करेंगे, फिर आप हमें नहीं कहिएगा। तो बहरहाल, तो एक ने कहा कि आप जो ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं ये आपने खुद फेक बनाई हैं, तो उन्होंने ऑन स्पॉट कॉल लगाई और उसी बंदे को कॉल की जो बुकिंग करता था MD-CAT के मामलात में, और कहा कि सुने, उन्होंने कहा कि हम अगले साल की बुकिंग कराना चाह रहे हैं।
ये साल तो खत्म हो गया है, अगले साल की यानी बुकिंग आप ये कराना कह रहे हैं कि एमडी केट के एप्टीट्यूड टेस्ट के अपेयर होने के लिए हाँ। लोग पहले से बुकिंग करा रहे हैं, पहले से बुकिंग करा रहे हैं कि रात को आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर मिल जाएगा। हाँ, तो वो बंदे ने बाकायदा बात की कि हम टीचर हूँ मैं, मुझे पता है, आप बेफिक्र हो जाएं और आपको एक दिन पहले मिल जाएगा, पैसों का इंतजाम कर दें। तो ये सिचुएशन भी हमने रखी, तो फिर उन्होंने कहा कि चलें FIA को ही आप भेज दें ताकि वो मज़ीद तहकीक करेगा। FIA बड़ी स्ट्रांग हमें टेक्निकली तहकीक करती हुई नज़र आ रही है और बच्चों को तलब भी किया, उनसे शवाहिद लिए गए। लेट्स सी के फाइनली क्या होता है, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि इंसाफ होगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और हम चाहते हैं कि एक भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध के किसी लाड़काना के इलाके का कह रहे हैं, आज अखबार ने भी रिपोर्ट किया है, सिंध के मोतबर अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है दिल बर्दाश्ता होके। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर चूँकि मेरी पोस्टें, मेरी चीज़ें बड़ी वायरल हो रही हैं, मेरे नंबर्स सारे वायरल हो चुके हैं, लोगों के पास मौजूद हैं, तो मुझे कई सैकड़ों कॉल्स आ रही हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अल्दो सुसाइड कोई मसले का हल नहीं है और जो चीज़ कुफ़र है हमारे मज़हब में, उसकी तरफ तो जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि बच्चे इस नज पर पहुंच गए, जो बच्चे 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करते हैं करके और उसके बाद अगर इस तरह से हो जाए नाइंसाफ़ी, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना कि कुफ़र पर तो मुआशरा कायम हो सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी पे नहीं हो सकता। अच्छा, एक बहुत अहम मामला लेकर आप परसू कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, गवर्नर साहब की घंटी भी बजा दी आपने, कोई दबाव शबाव आया है, कोई धमकियां शमकियां, कोई फोन कॉल? वो एक शेर है ना कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। ये जो काला कोट है ना, ये आपको पहनने के बाद मुझ जैसे नाचीज़ को भी एक बहुत बहादुर बंदा बन के पेश कर देते हैं। माजी में भी हमने सहाफ़ती मोड़ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, आपने देखी, सबने देखी, लेकिन डट के मुकाबला किया। कानून की दुनिया में भी हम डट के मुकाबला करेंगे। ऐसी कई फ़ोन कॉल्स आई, ऐसी कई चीज़ें आईं, ऐसे कई लोग जो असर रसूख रखने वाले लोगों ने हमें कॉल्स करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कहा कि देखो अब ये साइड हो में हो सकता जाओ। है, साइड पे हो जाओ, हाँ। फिर ये होगा। फिर ऐसी कॉल्स भी आई कि चलो बैठो, मुकमुका कर देते हैं। मतलब इस तरह से सब चीज़ें हुई, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप घूम फिर के आ जाएं, हम यहीं पर ही मौजूद हैं। हमारा कैरियर यही है, हमारा जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी वहाँ वकील खड़ा रहेगा। अब इस मुल्क को हमने बनाया है, एक वकील ने बनाया है, उसके बाद हमने इदारे बनाए कि आप भी मुलाजिम बन जाओ, आप भी मुलाजिम बन जाओ, लेकिन लीडर हम हैं। मुल्क हमने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। हर वो काम जो मुआशरे में गलत हुआ है उसको डिफेंड हमने उनको उनको उनके अगेंस्ट गए हैं और किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं दी है। तो अब कैसे हो सकता है कि हम जुल्म को डिफेंड करेंगे? हम जुल्म को डिफेंड नहीं करेंगे, हम जालिम को डिफेंड नहीं करेंगे कभी भी। ये काला कोट उस जगह पर खड़ा होगा जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी और हमने कहा आप जो आज़माना है आज़मा लें, लेकिन हम मौजूद हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट, कराची बार एसोसिएशन जो मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मदर एसोसिएशन है, दीगर एसोसिएशंस के दोस्त, पूरी सिंध के वकला, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी दोस्त और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने जो इज़्ज़त दी, जो रेस्पेक्ट दी, और ये बातें जब सामने आई तो उन्होंने एक मज़म्मती करारदादें पास की और वो सारे हमारे साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। तो मुझे खुशी है। हमारी जो वकला टीम है, बैरिस्टर नबील साहब हैं, बैरिस्टर शुएब खटियान साहब हैं, हमारे जो मेंटर जिससे हमने वकालत सीखी, जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनका किरदार हमारे सामने है कि उन्होंने PCO के तहत हलफ नहीं लिया, शॉर्टकट नहीं ली, तो हम कैसे ले सकते? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपने तो फिर चूंकि कानूनी मामले को भी बहुत करीब से देखा और अभी आप देखेंगे, क्या तजावीज़ हैं? आपको क्या लगता है कि एक तो मसला है ना, उसका हल कैसे होना चाहिए, इसको बेहतर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए? क्या आपने फ्लॉज देखे इसके अंदर? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि अगर मैं नवाज़िश साहब आपको कहूँ कि ये आपका घर है, ये स्टूडियो आपका घर है, सहाफ़ियों का दूसरा घर तो स्टूडियो ही होता है। मैं आपको कहूँ कि इस स्टूडियो को बनाओ, कैसा बनाएंगे? बेहतरीन बनाएंगे। अच्छा, आप कहें कि नहीं मैं एक ठेकेदार को कहता हूँ वो बनाए,
वो कैसा बनाएगा? वो तो अपनी दिहाड़ी लगाएगा ना, वो तो करप्शन करेगा। तमाम तर यूनिवर्सिटीज, मेडिकल की तमाम तर यूनिवर्सिटीज, डाओ एक बेहतरीन इदारा है। डाओ की मैनेजमेंट से कोई इख्तलाफ नहीं है। आज भी सिंध में एमबीबीएस करने वाले लोगों की ख्वाहिश होती है कि डाओ में हमारी एडमिशन हो, ठीक है। लेकिन वो क्यों? कि उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है अपने स्टैंडर्ड्स को। तो जब एक अच्छा इदारा हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छे टेस्टिंग बोर्ड भी हो। अच्छा, तो वो इदारा अच्छा है लेकिन टेस्टिंग बोर्ड ठीक नहीं है। तो अगर उनको हम हर एक यूनिवर्सिटी को अपना इख्तियार दें कि आपके पास जितनी सीटें हैं आप कैंडिडेट्स को बुलाएं, आप खुद टेस्ट लें और आप खुद फैसला करें कि जो मेरिट पे आता है उनको हम डिसबर्स करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी करप्शन होगी। अच्छा। क्योंकि हर एक शख्स चाहता है कि इदारे बेहतर से बेहतर काम करें। सारे लोग करप्ट नहीं है, चंद लोग होते हैं, बाकी मुआशरा बहुत अच्छा है। एक तो चीज़ ये, अगर आपको वाकई स्टैंडर्ड्स पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाना है, आप आईबीए कराची को इंगेज करें, आईबीए सखर को इंगेज करें। 50,000 सिंध हुकूमत ने असातिज़ा भर्ती किए। आप मुझे बताएं, आप भी सहाफत के मैदान में हैं, हमने भी मुआशरे को देखा है, कोई एक बंदा आपको मिला है कि मैं करप्शन के जरिए आया हूँ? कोई आपने देखा है? सारे टैलेंटेड लोग, यूनिवर्सिटी से पास आउट प्रोफेशनल लोग जो हमें पीएससी और जेएसटी में अपॉइंट होते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड सेट। तो एक स्टैंडर्ड है। हम जब तनकीद करते हैं सिंध हुकूमत पे तो ये तारीफ वाला भी पहलू है कि वहाँ कोई करप्शन नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि आईबीए सखर को दे दें आप। चले आईबीए सखर पर शहरी लोग, जो शहर में रहने वाले लोगों को एतराज़ात हो सकते हैं कि क्यों आईबीए सखर क्यों नहीं, आईबीए कराची को दें। हम और भी ऑप्शन देते हैं आपको, आगा खान को दें। आगा खान का एक स्टैंडर्ड है, आगा खान में आप जाएं, उनकी जो एक क्वालिटी की उन्होंने इंश्योरेंस रखी है वो किसी की भी नहीं है। आगा खान बोर्ड की आज भी है क्वालिटी। तो मैं तो एक दिन दोस्त को कह रहा था, वहाँ से आगा खान के एक हॉस्पिटल के अंदर से घूम रहे थे, तो मैंने कहा यार जो लोग अपनी घास भी बड़ी क्वालिटी की लगाते हैं तो ये टेस्ट कैसा कंडक्ट करवाएंगे? सही बात है। जो पार्क लगाते हैं वहाँ, वो तो जाके देखे ना, तो उनको दें आप, वो कंडक्ट करवाए, वो चीज़ें को देखे, क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो आप दें, बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, ये तालीमी हवाले से जितने मसाइल हैं कंपैरेटिवली हम देखें तो ये सिंध में ही क्यों नजर आते हैं? इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? ये तो आपने MD-KET के हवाले से बात कर ली, बेतहाशा ऐसे मसाइल हैं जो तालीमी हवाले से, तो सिंध में क्यों? देखिए, आइन के बुनियादी आर्टिकल्स हैं 8 से लेकर 28, और वो आपके एक प्रोग्राम की निस्बत मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी कौम को कि वो ज़रूर पढ़ें। आज हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जगह का इफ्तिताह किया जहां पर ये आर्टिकल्स लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 8 से लेकर 28 ये इंसान के बुनियादी हकूक़ है। उसमें बुनियादी हकूक़ में एक राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी है। वो राइट ऑफ प्रॉपर्टी सबको हक है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। इस राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर ये ज़्यादा एक्टिव कहें या उस पर ज़्यादा अमल दूसरे जगहों पर नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पर सिंध में होते हुए नज़र आएगा। सिंध में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। तो ये कोई एक और चीज़ भी है कि सिंध में मुआशी तौर पर सारी चीज़ों को ड्राइव किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि हम पोर्ट सिटी हैं। हम यहाँ पर कराची में, सिंध के कैपिटल में, यहाँ पोर्ट हैं, और पोर्ट जो जहाँ पर भी होता है वो सिस्टम वहाँ से ही चलता है। न्यूयॉर्क से लेके दिल्ली से देखें, जहाँ आप जाएंगे वहाँ जहाँ पोर्ट होता है वहाँ लोग आते हैं। तो अब मामला ये है कि यहाँ एजुकेशन का वो मयार नहीं है जो होना चाहिए, वो गवर्नेंस नहीं है जो होनी चाहिए। एक तो रीज़न ये भी है कि अगर आपके इस कमरे में कैपेसिटी होगी 50 लोगों के रहने की, और अगर आप 50,000 ले आएंगे तो उसको कैसे कैटर करेंगे? सही है। आज भी कराची के रोडों पर आपको ट्रैफिक जाम नज़र आता है। अगर एक रोड बनाया ही इसलिए गया है कि उस रोड पर 50 गाड़ियां गुजरेंगी और उस पर 50,000 गाड़ियां गुजारेंगे तो यही हाल होगा जो हो रहा है। तो एक प्रॉपर मैसिव लेवल पर प्लानिंग की ज़रूरत है, और परमानेंट गवर्नेंस जहाँ पर भी देंगे तो परमानेंट गवर्नेंस के भी बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब मैं पॉलिटिकल टॉक में नहीं बैठा हुआ या मैं पॉलिटिकली डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन सिंध को आवाम को सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द अल्टरनेट। जैसे कराची के लोगों ने अल्टरनेट लेकर आए तो आज आप और हम सुकून से बोल रहे हैं, ना कि बोरियों में बंद हैं। ऐसे ही तो अगर आप और हम इस वाइब्रेंट अंदाज से गुफ्तगू करते तो आज बोरियों में बंद होते।
तो मैं सिंध के अवाम जो कराची समेत सिंध के पूरे अवाम है उनको कहूँगा कि जब आप अल्टरनेट पे सोचेंगे तो ये गवर्नेंस भी ठीक हो जाएगी, जैसे कराची ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मामले के ऊपर इतनी अपना ख्यालात का इजहार किया। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि माशरे में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी लालच के, सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एफर्ट नज़र आ रही है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स है। यू आर नॉट एफर्टिंग लाइक अ लीगल कंसल्टेंट, आप इससे बहुत बाहर जाकर एफर्ट कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप आज मेरे साथ मौजूद है और हमने इस हवाले से बातचीत की है। उम्मीद करते हैं कि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो, बिलखुसूस मेडिकल के हवाले से। मुझे तो डर लग गया है कि वैसे ही पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे तशरीफ लाए थे और मैंने उनसे पूछा कि आपकी सोर्स क्या कहती है कि सिंध में जो अताई डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद कितनी। मैंने उनसे पाकिस्तान का पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लाख अताई डॉक्टर्स जो है वो सिंध में एग्जिस्ट करते हैं। और ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ये बात कर रहे थे। इट्स मीन कि अगर इस मामले को अच्छे तरीके से नहीं देखा गया तो जाने कब हम भी किसी अताई डॉक्टर के हत्थे चढ़े होंगे और हमारा क्या हाल होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारा मकसद यही था कि हम किसी तरीके से इस पूरे मामले के बैकग्राउंड में जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है वो आपके सामने लेके आए। और मोहम्मद नवाज डायरी साहब ने हमें इस बात का मौका दिया और हमारे साथ आज मौजूद थे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।